हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, व्यायामेन शरीरम स्वास्थ्यम भवति वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक कौन सा है। ऑप्शन है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, करण। तो व्यायामेन शरीरम स्वास्थ्यम भवति में रेखांकित जो है वो उसका क्या होगा, तो रेखांकित पद जो है वो करण होगा। तो व्यायामेन को करण कारक व्यायाम में करण कारक होगा, क्योंकि व्यायाम में तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। प्रस्तुत सूत्र साधक तमम करणः सूत्र से करण कारक होता है, तथा कर्ता करणयो तृतीया सूत्र से करण कारक में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या फिर डाउट क्लियर करना हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या फिर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी चीज़ों की सुविधाएं आप मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, 9++1 में अलंकार है श्लेष, यमक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यमक। तो यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार होती है, अर्थे सत्यार्थ विभिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति यमकम। अर्थात जहाँ पर कोई एक पद किसी श्लोक में 2 बार आए तथा दोनों बार अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होगा। जैसे 9++1, इस श्लोक में दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न मिलता है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तस्मय पद का विभक्ति एवं वचन क्या होगा। ऑप्शन है चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन या सप्तमी बहुवचन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चतुर्थी एक वचन। तो तस्मय पद में चतुर्थी विभक्ति वचन है, एक वचन है, क्योंकि सह माने वह सर्वनाम के चतुर्थी विभक्ति के सभी रूप होंगे। तस्मय, तभ्याम, तभ्यः, यही स्त्रीलिंग के चतुर्थी एक वचन में तस्मै रूप बनता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी दिकर्मक धातुएं हैं। ऑप्शन है 16, 14, 13 या 10। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 16। तो अकथितम च सूत्र के अंतर्गत 16 अधिकर्मक धातुएं हैं। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कुल 16 धातुएं ही परिगणित की गई हैं।
16 धातुएं इस रूप में कटिबद्ध हैं। दुहया चप दंड रुद्धि प्रच्छा। इन्हीं 16 दुह यच पच दंड आदि को अकथितम कहते हैं। यहाँ अकथितम का अर्थ जो पहले किसी के द्वारा कह दी गई होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। वाक्य में अव्यय पद है। दूरीकरणाय नगरे आवश्यकम संप्रति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी संप्रति। संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। इस पद में संप्रति पद जो है वो अव्यय है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय के अंतर्गत गिना जाता है, जो सूत्र निम्न रूप में है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध यथार्थ भावात्सया। संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चादया अपूर्वया। योग पद सादृश्य संपत्ति सकल्यानतु वचनेषु। अतः इस सूत्र के अनुसार संप्रति शब्द अव्यय हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जानीहि ज्ञाह धातु का रूप होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ज्ञा धातु का अर्थ जानने से होता है। जनीह यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अन्य सभी विकल्प अशुद्ध हैं। इसके सभी रूप इस प्रकार होंगे। जानतु जनीताम जनन्तु, जनीह जनीतम जानीत, जनानि जनानान जनाम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। कत्वा, जुमिर्न या कत या सत्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी श्रुत। तो वर्तमान काले श्रुत प्रत्यय स्यात् अर्थात वर्तमान काल को घोषित करने के लिए श्रुत प्रत्यय का विधान होता है। श्रुत का केवल आशेष रहता है। श्रुत प्रत्यय लगाने पर ऐसा रूप होगा पठन यानी पठधन श्रुत। इसी तरह गमधन कृत्वा गत्वा होगा और पठधन तुम पठितुम होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मया रामः दृश्यते। वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा अहम रामः पश्यामि, अहम रामं पश्यामि, अहम रामं दर्शयामि, मयाम रामं पश्यामि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अहम रामं पश्यामि। तो मया रामः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन बनेगा अहम रामं पश्यामि। वाच्य परिवर्तन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मैं मुख से बोलता हूँ। वाक्य का अनुवाद होगा अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदिष्यामि, अहम मुखेन वदामि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अहम मुखेन वदामि। मैं मुख से बोलता हूँ। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा अहम मुखेन वदामि। अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है।
इसलिए वदामि भी उत्तम पुरुष एक वचन का धातु प्रयोग होगा, क्योंकि नियम है अनुवाद करने की यह विधि जब अनुवाद करते हैं तब जिस वचन का कर्ता होता है हम क्रिया एवं वचन भी उसी के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के लिए रसानुभूति कराना, गति यति लय भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का विकल्प करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता के उदात्त भावों का विकास करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो संस्कृत काव्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं जो हमें संस्कृत शिक्षण के समय उपयोग में करने होते हैं, जैसे कि काव्य में रस की अनुभूति कराना, काव्य में लय की गति को भी अपने अंतर्निहित पुट में सन्निहित करना। उपयुक्त विवेचना से सिद्ध है कि शब्द भंडार में वृद्धि करना एकमात्र विकल्प है जिसका संस्कृत काव्य शिक्षण में उपयोग नहीं किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? तो यहाँ निगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अनुकरण वाचन का, विचार विशेषण का, काठिन्य निवारण का या लययुक्त सस्वर वाचन का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, लययुक्त सस्वर वाचन का। तो काव्य शिक्षण के मुख्यतः दो ही पहलू हैं, गद्य काव्य शिक्षण और पद काव्य शिक्षण। और काव्य शिक्षण के पहलू दो हैं, गद्य काव्य शिक्षण और पद काव्य शिक्षण। तो गद्य काव्य शिक्षण के अंतर्गत अनुकरण वाचन और विचार विश्लेषण, कठिन निवारण आदि शामिल रहते हैं, परंतु लय युक्त सस्वर वाचन जो है वो गद्य शिक्षण में नहीं आता, बल्कि यह पद शिक्षण का एक पहलू हो सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इस श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जान किस प्रणाली का द्योतक है? तो व्याख्या प्रणाली का, तुलना प्रणाली का या समीक्षा प्रणाली का या गीत एवं नाट्य प्रणाली का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, व्याख्या प्रणाली। तो व्याख्या प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत श्लोकों के एक एक पद का अर्थ जाना जाता है। श्लोक के प्रत्येक पद के अन्यार्थक को व्याख्या प्रणाली के साथ रखते हैं, इसलिए तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत एवं नाट्य प्रणाली आदि भी एकाएक पदार्थक बोधक नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, व्याख्या प्रणाली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए चित्र या मुखौटा के प्रयोग से, वार्तालाप से, हाव भाव प्रदर्शन से या पुस्तक प्रयोग से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पुस्तक प्रयोग से। तो संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत कहानी चित्र अर्थात चित्रण, मुखौटा के प्रयोग, वार्तालापन, हाव भाव प्रदर्शन इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में यह कटु सत्य है कि संस्कृत भाषा के शिक्षण को कहानी शिक्षण करते समय पुस्तक आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, दृश्य। तो फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य है। फ्लैश कार्ड शिक्षण की वह अधिगम सामग्री है जो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्य तीन प्रकार की होती है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऑप्शन है रघुवंशम, किरातर्जुनीयम, शिवराज विजयम या कादम्बरी।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी कादम्बरी। तो महाकवि वाणभट्ट कृत कादम्बरी एक कथा है जिसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का चित्रण मिलता है। इसी कथा के अंतर्गत सालमली वृक्ष मिलता है, अतः कहते हैं कि कादम्बरी ग्रंथ में सामली वृक्ष वर्णित है। रघुवंशम जो है वो कालिदास कृत है, कीर्तार्जुनीयम जो है भार विकृत है, और शिवराज विजितम पंडित अंबिकादत्त व्यास का कृत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? ऑप्शन है कश्यप, आत्रि, वशिष्ठ या विश्वामित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी वशिष्ठ। यह घटना रघुवंशम महाकाव्य की है जिसमें राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति हेतु नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। यह गाय ऋषि गुरु वशिष्ठ की है, अतः राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा वशिष्ठ के आश्रम में रहकर पूरी की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम क्या होगा? हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वध, मृच्छकटिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त का एक नाटककार थे जिनके नाटक अति प्रसिद्ध थे। इन्होंने ही मुद्रा राक्षस नामक नाटक ग्रंथ की रचना की तथा हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है, और शिशुपाल वध जो है माघकृत द्वारा, और मृच्छकटिकम जो है वो राजा शूद्रक कृत द्वारा लिखा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं 8, 10, 5 या 4। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 10। तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण 10 हैं। मनुस्मृति नामक ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षण मुख्यतः दिए गए हैं। कुछ अन्य भी धर्म के लक्षण दिए गए हैं, जैसे धारणा धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। चदनो धर्मो अर्थात प्रेरणात्मक वाक्य भी धर्म है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनाथ परिपालम ही धर्म अस्मद विधानम सूक्ति का संबंध है। सुभाषित रत्नावली से, चंद्रापीठ कथा से, नीत शतकम से या वैराग्य शतकम से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी चंद्रापीठ कथा से। तो अनाथ परिपालम ही धर्म अदमद विधानम प्रस्तुत सूक्ति जो है वो कवि वाणभट्ट कृत चंद्रापीठ कथा से अवतरित है। नीत शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम ये तीनों ग्रंथ भर्तृहरि कृत है, जिन्हें शतकत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। रत्नावली हर्ष की नाट्य कृति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? पच्चजन्य, गांडीव, पाशुपत या पुष्प धनवा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी गांडीव। तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा था जिसका वर्णन भार विकृत कीर्तार्जुनीय महाकाव्य में मिलता है। अर्जुन को भगवान शिव ने युद्ध में प्रसन्न होकर अपना गांडीव प्रदान किया था, अतः गांडीव अर्जुन का धनुष है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों अगला प्रश्न जो है वो गणित से संबंधित है। तो प्रश्न है 14/33, 21/22 और 42/55 का मासा क्या होगा? ऑप्शन है 7/330, 42/550, 3/321 और 21/350। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये
7/330। तो 14/33 और 21/22 और 42/42 का मासा हम लेंगे। तो सबसे पहले 14, 21, 42 का मासा लेंगे और बटा जो है हर है उसको 33, 22 और 55 का लासा लेंगे। तो ऊपर वाले अंश का मासा लेंगे और नीचे वाले का लासा लेंगे। तो इसका मासा निकालेंगे नियमानुसार। तो इसका मासा होगा 7 और 33, 22 और 55 जो इसका हर है उसका लासा निकालेंगे तो उसका होगा 330। तो दोनों को बटे कर देंगे तो 7/330। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 57 और 75 पैसों का पैसों में मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 575 पैसे, 775 पैसे, 57.75 पैसे या 57.75 पैसे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 57.75 पैसे। तो 57 और 75 पैसे प्रश्नानुसार निकालेंगे तो 57 गुणे 100 पैसे, जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 57 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 57 गुणे 100 होगा। प्लस 75 पैसे हैं तो 75 पैसे को इसमें जोड़ देंगे। चूँकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं इसलिए 100 से इसको गुणा करेंगे, फिर प्लस 75 कर देंगे। तो ये हो गया 5700 प्लस 75 तो 5775 पैसे आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संख्या 3/99 माइनस 3/50 की इकाई का स्थान अंक होगा। ऑप्शन है 0, 4, 6 या 8। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 8। तो प्रश्नानुसार 399 का इकांक पहले निकालेंगे। तो 399 को पहले इसको तोड़ देंगे तो 4 गुणे 24 धन 3 में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 का इकाई का अंक 27 का इकाई का अंक 7 होगा। तो 3 के पावर 3 जब लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 27 हो जाएगा। तो 27 का जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। इसी प्रकार से 3 पावर 4 गुणे 12 गुणे धन 2 का भी निकाल लेंगे जो 3 पावर 50 है। तो इसमें 3 के पावर 3 का इकाई का अंक 9 होगा। सॉरी 3 के पावर 2 का इकाई का अंक जो है 3 पावर 3 का इकाई का अंक जब इसको गुणा करेंगे घातों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 9 आएगा इकाई का अंक। और इस प्रकार से हम इसका मान रख देंगे। इसमें संख्या 3 पावर 99 माइनस 3 के पावर 50 में मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो इकाई का स्थान 7 माइनस 9 तो जब इसको घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसे बारीकी से समझने के लिए आपको मेरा थ्योरी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 138 अंश के संपूरक का कोटि पूरक होगा। 42 अंश, 48 अंश, 38 अंश या 90 अंश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 48 अंश। तो 138 अंश के संपूरक का कोटि मान जो है वो 48 अंश होगा, क्योंकि 138 अंश का संपूरक कोण 180 अंश माइनस 138 होगा। तो क्या आएगा 42 अंश। 42 अंश का कोटि पूरक जो है वो 90 माइनस 42 होगा यानी 48 अंश होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संलग्न चित्र में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है, जो त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। तो ये X और ये B का अनुपात क्या होगा। तो हमारा ये त्रिभुज हो गया और ये हमारा फिगर है। ऑप्शन हमारा है √2 + 1/√2, फिर 2 - √2 अनुपाते 2, फिर 1 अनुपाते √2, फिर 1 अनुपाते 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 2 - √2 अनुपाते 2। तो चूंकि दिया हुआ है कि XY अनुपाते
क्या बोलते हैं, एक्स वाई तिर्यक भुजा ए बी और एक्स वाई बी का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज एक्स वाई सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसलिए त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, चूँकि ये इसका आधा होगा। इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। चूँकि इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, इसके नीचे लाएंगे तो इधर 1/2 बचेगा। यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई बी समरूप त्रिभुज हैं, अतः समरूप त्रिभुज की परिमेय से एक्स बी का होल स्क्वायर बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर 1/2 होगा। तो समतुल्य जो है एक्स बी अपान ए बी बराबर 1/√2 होगा। तो 1 माइनस एक्स बी अपान ए बी बराबर 1 माइनस 1/√2, इसको जब पक्षांतर करेंगे होगा। फिर ए बी माइनस एक्स बी अपान ए बी मान रखेंगे इसमें, तो √2 माइनस 1/√2 गुणे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √2 को हटाने के लिए। तो ये एक्स अपान ए बी, तो यहाँ होगा √2, फिर √2 माइनस 1/2 बचेगा। तो ये एक्स अनुपाते ए बी निकाल लेंगे इसमें, चूँकि बटे है तो उसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो 2 माइनस √2 अनुपाते 2 बचेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? ऑप्शन है शुक्रवार, रविवार, बुधवार या शनिवार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, शनिवार। तो हमें ज्ञात है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह बराबर 1 दिन होता है। तो एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह तो 2 दिन होगा, और एक 2003 का प्रथम दिन जो है बुधवार होगा, और वर्ष 2003 का अंतिम दिन बुधवार होगा। वर्ष 2004 का प्रथम दिन गुरुवार होगा, और 2004 का अंतिम दिन शुक्रवार होगा, और वर्ष 2005 का प्रथम दिन शनिवार होगा, और वर्ष 2005 का अंतिम दिन शनिवार होगा। अतः नोट 2004 का लीप वर्ष जो है वो साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन एक ही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।